बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ये पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया। अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई। ट्रंप इस बात का जिक्र करते हैं, दुनिया में कोई और भी सेना ऐसा नहीं कर सकती है। सभी प्लेन वापस सुरक्षित लौटे। अब शांति का समय है। और ये जो पोस्ट है एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो किया गया वो भी आप यहां पर देख पाएंगे, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। दरअसल ईरान इजराइल युद्ध में अब सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहते हुए इसका जिक्र किया कि दुनिया में कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती है। अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई। इसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। तो आपने देखा कि जैसे ही ईरान इजराइल के बीच में जो स्थिति थी तनावपूर्ण होती चली जा रही थी और तभी अमेरिका की एंट्री होती है, ट्रंप की एंट्री होती है। आपको याद होगा जब G7 में शामिल होने के लिए ट्रंप पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण रहे, यहां तक कि G7 को भी अधूरा छोड़कर ट्रंप तुरंत वहां से लौट जाते हैं और उसके बाद एक बयान वो जारी करते हैं। तो तभी से अमेरिका की एंट्री हो चुकी थी सीधे तौर पर और अब इंतजार ये हो रहा था कि अमेरिका क्या कुछ बड़ा कर सकता है और हुआ भी वही। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला इस दौरान बोला है और लिखते हैं ट्रंप कि अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती। आपको याद होगा जब G7 से वापस लौटे थे ट्रंप, उस दौरान उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि हमें पता है कि खामेनेई कहां पर है, लेकिन अभी हमारा टारगेट खामेनेई नहीं है, खामेनेई सुरक्षित है। तो इसका जिक्र ट्रंप की तरफ से कर दिया गया था और उसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं ये देखना होगा, या ट्रंप का अगला कदम क्या होता है ये देखना होगा। और ऐसे में अब खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात का जिक्र किया गया और ये पोस्ट भी आप यहां देख पाएंगे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। ईरान इजराइल युद्ध में कैसे सीधे तौर पर अब अमेरिका ने एंट्री मार ली है, क्योंकि ईरान पर सीधे तौर पर हमला बोला है। तो एक तरफ ईरान इजराइल के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है वो फिलहाल थम नहीं रही। सवाल यही कि ये जंग कहां जाकर थमेगी। इतने दिन बीत चुके हैं, कोई भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कभी ईरान हमला करता है, कभी इजराइल हमला करता है, कभी ईरान बदला लेता है, कभी इजराइल बदला लेता है। और ऐसे में फोर्दो, नतांज और इस्फान ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर हमला बोला गया। इसको लेकर ये जानकारी है कि तीनों ही न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। ट्रंप की तरफ से इसका भी जिक्र किया गया कि सभी प्लेन वापस सुरक्षित लौटे हमला करने के बाद। और ये कहते हुए ट्रंप बधाई देते हैं, कहते हैं कि अब शांति का समय है, नाउ दिस टाइम फॉर पीस। इसका जिक्र ट्रंप की तरफ से बोल्ड लेटर्स में किया गया। आप इसमें अगर पोस्ट में देखेंगे तो शांति का जिक्र वो बोल्ड लेटर में इसमें करते हुए नजर भी आ रहे हैं। नाउ इज द टाइम फॉर पीस और थैंक यू बोलते हैं वो उन योद्धाओं को। तो पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी गई और आप यहां पर देख पाएंगे जो मैप भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर निशाना बनाया गया ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स, जिनको निशाना इस दौरान बनाया गया, इस हमले के दौरान बनाया गया। फोर्दो, नतांज और इस्फान ये 3 न्यूक्लियर साइट्स रही जिस पर सीधे तौर पर हमला बोला गया। और अब ये देखना होगा कि अब ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, अब क्या नया मोड़ लेती है, क्योंकि अमेरिका की इसमें सीधे तौर पर एंट्री हो गई है। अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोला। तो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई और ये आपको पोस्ट भी हम दिखा रहे हैं। 3 परमाणु ठिकाने जिनको निशाना बनाया गया।
और इसी बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव जी जुड़ गए हैं। सर, इसी बात का इंतजार हो रहा था कि अब अमेरिका क्या कुछ कर सकता है, क्या कदम उठा सकता है, क्योंकि जब से ईरान इजराइल के बीच में ट्रंप की एंट्री हुई थी, हर किसी की नजरें अमेरिका पर टिकी हुई थी और अब तो एक्शन ट्रंप की तरफ से ले लिया गया। अब आप इस पूरे युद्ध को किस दिशा में जाता हुआ देख पा रहे हैं सर? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल जी दोनों ही की तरफ से लगातार इस बात की संकल्पबद्धता व्यक्त की गई थी। और अमेरिका की अगर विशेष रूप से बात करें तो चाहे आज का ट्रंप प्रशासन हो, चाहे वो पिछला बाइडेन प्रशासन रहा हो या पहले का ओबामा प्रशासन रहा हो या बुश प्रशासन, सभी जितने भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, उन्होंने इस बात को समय समय पर कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। और यदि कभी उन्हें ऐसा असेसमेंट हुआ कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के नजदीक पहुंच रहा है तो वो उसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करेंगे। तो ये जो हमला है, चाहे वो इजराइल की तरफ से पहले किया गया या अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी किया है, वो इमिनेंट था। और ये जो ईरान जिस तरीके से अपने एम्बिशन दिखा रहा था, और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को माना गया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे में ये हमला इमिनेंट था और ये हमला आज अमेरिका ने कर दिया है। अमेरिका की अब सीधी एंट्री इस युद्ध में हो गई है और जाहिर है कि इससे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक डिवास्टेटिंग ब्लो, उसको तबाही का सामना करना पड़ा है। और अमेरिका और इजराइल ने अपने संकल्प को जो है व्यक्त जो करते रहे हैं उसको उन्होंने करके भी दिखा दिया है। जाहिर है कि अब इस युद्ध का एक एस्केलेशन एक बड़े स्तर पर हो गया है और ये जो पूरी स्थिति है वो ईरान के लिए, जैसा कि हम आपके चैनल्स पे लगातार कहते रहे कि ईरान को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आज ईरान के सामने ये खामियाजा भुगतना उसको पड़ा है। और अब ईरान जरूर इसको रिटेलिएट करेगा अपने स्तर पर और उसकी वो जरूर अच्छा करेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अमेरिका चूंकि इसमें अब एंट्री कर चुका है, इसलिए ईरान को आगे भी अगर उसने कोई कदम उठाया तो और भी बड़ा कोई अमेरिकन एक्शन हो सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को अपने ट्वीट में कहा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर पीस। तो ही और एक बड़ा ऑपरेशन हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है और अमेरिका की सेना ही ऐसा ऑपरेशन कर सकती थी। और अब देखना होगा कि इसका जो ये जो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं उस पर जाहिर है कि एक बड़ा हमला अमेरिका ही कर सकता था। अमेरिका के पास ही वो पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स थे जिसका के इस्तेमाल। सर, लेकिन आपको याद होगा ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने ये पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर किसी भी केस में इजराइल के साथ अगर अमेरिका आता है तो उसका अंजाम फिर सबको भुगतना होगा। तो अब आप क्या समझ पा रहे हैं, अब ये जो युद्ध है वो कहां जाकर रुकेगा? देखिए, ईरान इसको रिटेलिएट जरूर करने की कोशिश करेगा और अब देखना होगा कि उसका रिटेलिएशन कैसा होगा, क्योंकि इस युद्ध का अब एस्केलेशन हो गया है। और अब ये जाहिर है कि ईरान को अपनी राष्ट्र की जनता को भी दिखाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए एक रिटेलिएशन उसका अवश्य वो करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज मैं अवश्य देखता हूँ कि ईरान का अगर कोई रिटेलिएशन होता है तो अमेरिका उसको फिर से और इजराइल दोनों ही मिल करके इसे अब रिस्पॉन्ड करेंगे। और ईरान ने यदि कोई बड़ा कदम उठाया तो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो जाहिर है कि उसको अमेरिका ने बहुत बड़ा एक ब्लो दिया है, झटका दिया है। वो जो इस्लामिक रिजीम है उसको वो और फर्दर कमजोर पड़ेगी और ऐसे में अमेरिका में और ऐसे में ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और ये जो पूरा युद्ध है जाहिर है कि अब इसका एस्केलेशन हो गया है। जहां तक ईरान के साथ किसी के आने का प्रश्न है तो अभी जो रिपोर्ट्स रही हैं और जिस तरीके के रिएक्शन चाइना, रशिया की तरफ से रहे हैं, अन्य जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो राष्ट्र रहे हैं, ऐसे में उनके जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा सिर्फ एक औपचारिक बयान भर ही रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के शिया सुन्नी के इक्वेशंस हैं और आपस में उनका जो टकराव रहता है, अमेरिका के अनेक मुस्लिम राष्ट्रों के साथ गहरे संबंध हैं, अमेरिका के बेसिस हैं अनेक मुस्लिम राष्ट्रों में जो कि बहुत एक्टिव हैं। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के सऊदी अरबिया में और सुन्नी
बहुल राष्ट्रों के अंदर जो आशंकाएं रहती हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो किसी तरीके से एकता दिखाएगा। हालांकि बयान वगैरह जरूर जारी किए जा रहे थे, ओआईसी की बैठक हुई थी, लेकिन मैं कोई ऐसा इंटरवेंशन नहीं देखता कि जिसमें कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट में जाकर के लामबंदी हो। और चाइना और रशिया भी नहीं चाहेंगे कि कोई वो सीधा डायरेक्ट पूरे युद्ध में अपना एंगेजमेंट करे, क्योंकि रशिया पहले से ही एक युद्ध में इन्वॉल्व है और चाइना जाहिर है कि वो अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के विषयों में वो सीधा इंटरवेंशन नहीं करता है। और यदि दोनों महाशक्तियां ऐसा करेंगी तो किसी विश्व युद्ध का भी खतरा पैदा हो सकता है, जिसमें कि वो नहीं जाना चाहेंगे और रशिया भी नहीं जाना चाहेगा। रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है इतना लंबा समय तक चला, लेकिन कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन महाशक्तियां करने से बचती नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो सबसे बड़ा जो ब्लो है जो आज ईरान भुगत रहा है, उसको और भी फर्दर भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को ये सलाह दे रहे थे कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप ये न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ईरान ने जो अपना एडामेंट रुख अपनाया, उसकी वजह से आज ईरान को ये दिन देखना पड़ा है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो अब तबाह हो गए हैं और ऐसे में जाहिर है कि आगे फर्दर यदि ईरान इसको रिटेलिएट करेगा, जो कि मेरा मानना है कि वो अवश्य रिटेलिएट करेंगे, कुछ अवश्य बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो फर्दर अमेरिका और इजराइल दोनों मिल करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ऐसे में वहाँ की जो इस्लामिक रिजीम है उसके पूरे अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है और वहाँ पर कोई रिजीम चेंज भी हो सकता है। इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है। तो सर, अगर इसको ऐसे समझना चाहें कि अब ये मिडिल ईस्ट में कोई बड़े युद्ध की सुगबुगाहट है, तो ये कितना सही होगा? ये अवश्य एक एस्केलेशन है, एक बड़ा एस्केलेशन है और एक बड़े युद्ध की घोषणा एक तरह से हो चुकी है। और युद्ध तो चल ही रहा था इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन अब उसमें अमेरिका की एंट्री होना एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है, ईरान के लिए डिवास्टेटिंग ब्लो है। अमेरिका ने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ईरान के ऊपर एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन पिछले अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने चलाया था और अभी अब जब दूसरा कार्यकाल हुआ तो उस समय भी उन्होंने एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन लॉन्च किया और ईरान को के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का रहा हो, वहाँ पे एक बाई पार्टीजान सपोर्ट है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सभी इस बात को कहते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और जिस दिन अमेरिका और इजराइल को इस बात का एहसास हुआ कि वो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की तरफ तेज गति से कदम बढ़ा रहा है, उस दिन उसके ऊपर बड़े हमले करेंगे और ये हमला इमिनेंट था मैं कहूँगा। और ये हालांकि उन्होंने एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनिश्चितता बनाए रखी, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मेंटेन किया। कल ही वो 2 हफ्ते का समय देने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को और एक डिसेप्शन को जो है क्रिएट करके आज रात में ये हमला कर दिया है। तो जाहिर है कि ये हमला ईरान के लिए बहुत ही बड़ी कार्रवाई है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक विनाशकारी क्षति पहुंची है, डिवास्टेटिंग ब्लो है। और ये जाहिर है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये बात बहुत स्पष्ट है। और लेकिन ये अवश्य है कि ईरान इसे रिटेलिएट अवश्य करने की कोशिश करेगा। अब देखना है कि कैसा रिटेलिएशन होगा, लेकिन फर्दर यदि ईरान ने कोई अगला कदम उठाया, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ की जो पूरी इस्लामिक रिजीम है उसके ऊपर भी खतरे पैदा हो जाएंगे। और क्योंकि सर, अब जानकारी तो ये भी आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति ट्रंप संबोधित भी करने वाले हैं। अवश्य वो संबोधित अवश्य वो करेंगे और ये क्योंकि बहुत ही बड़ी कार्रवाई है, बहुत ही मेजर यूएस एक्शन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सद्दाम हुसैन की रिजीम को पिछला उखाड़ फेंकने के लिए उसने इराक के अंदर बड़ी कार्रवाई की थी। हालांकि तब इस बात के प्रमाण नहीं मिले थे कि अमेरिका को 2003 में जब सद्दाम हुसैन के ऊपर आरोप लगा था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन ईरान के संदर्भ में ये बहुत प्रामाणिक है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। ये की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी उसमें भी बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया था। 19 राष्ट्रों ने उसको सपोर्ट किया था इस प्रस्ताव को, करीब 11 ने उसका विरोध किया, 1-2 ने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, 1-2 ने एब्सटेंशन किया था। लेकिन ज्यादातर राष्ट्रों ने इस बात को माना था कि ईरान
अपने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था। और ऐसे में वहाँ की जो उसी के बाद ही इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया और उसके जो डीप अंडरग्राउंड जो उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, अब अमेरिका ही उसको कर सकता था। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, उसके पास ही वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो बंकर बस्टर अर्थ पेनिट्रेटिंग जो बॉम्ब्स हैं वो साइड को। तो अब देखना होगा कि इसका जो अभी असेसमेंट के बाद इसका कितना डैमेज हुआ है। लेकिन आगे भी अमेरिका और भी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि अमेरिका इसमें अब उतर चुका है, इसलिए यदि ईरान ने इसको कुछ बड़े तरीके से रिटेलिएट करने की कोशिश की, जैसा कि मैंने कहा कि ईरान की पूरी रिजीम के लिए अब खतरा पैदा हो जाएगा और ईरान को उसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे भी। अभी तो ये ईरान की न्यूक्लियर साइट ही हिट हुई है, उसकी ये पूरी रिजीम भी खतरे में आ सकती है। और जाहिर है कि यह बहुत ही मेजर यूएस एक्शन है और इसको लेकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्वीट तो किया ही है, लेकिन अब राष्ट्र के नाम जो संबोधन देंगे। तो सर, अमेरिका के निशाने पर क्या सीधे तौर पर खामेनेई भी हो सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा पहले ट्रंप की तरफ से एक बयान का जिक्र किया गया था, धमकी एक तरीके से दी गई थी कि हमें पता है कि खामेनेई कहां छिपे हैं, लेकिन अभी खामेनेई सुरक्षित हैं। देखिए, खामनेई निसंदेह निशाने पे है, कोई दो राय नहीं है। और खामनेई जिस तरीके से डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल की बातें करते हैं और होलोकॉस्ट की वो डिनाई करते हैं, लगातार कहते हैं इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस तरीके की जो बातें खामनेई की तरफ से की जाती हैं और अनेक तरीके के जाहिर है कि इस तरीके के जो इजराइल के खिलाफ बातें करना और इस तरीके की तैयारियां करना कि जिसमें कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्वायर करने की दिशा में वो बढ़ रहे थे, तो ऐसे में तो वो खामनेई के निशाने पे हैं ही। और जैसा कि मैंने आज कहा कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको न तो इजराइल और न ही अमेरिका पसंद करते हैं। यूएस और ईरान के अगर रिलेशंस की बात करें तो 1979 का जो इस्लामिक जो वहाँ पे रिजीम चेंज हुई थी, रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, उसके पहले शाह का शासन था और शाह के शासन के समय में अमेरिका और ईरान के जो संबंध थे बहुत ही अच्छे और प्रगाढ़ हुआ करते थे। और ये जो शाह के जो अभी जो अंतिम शासक के जो पुत्र हैं राजा पहलवी, वो अभी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि हमारा समय आ गया है, हमारे दिन भी आने वाले हैं। तो इस तरीके के जो अनेक लोकतंत्र के समर्थक और जो महिलाओं की आज़ादी के अधिकारों के समर्थक, मानवाधिकारों के समर्थक, और शाह के समय का जो ईरान था जो कि लोकतांत्रिक था, महिलाएं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, बड़ी स्वतंत्रता आज़ादी थी और हर तरीके के वेस्टर्न वैल्यूज को वहाँ पर स्थान दिया जाता था, वो सब कुछ वहाँ पर बदल गया था। तो अमेरिका और अमेरिका की एम्बेसी का एक सीज हुआ था बहुत लंबे समय तक। वहाँ के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो भी वहाँ के करने वाले थे, उन्होंने बहुत लंबी सीज की थी। तो अमेरिका के अंदर एक टीस रहती थी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि वो ईरान को उन्होंने खो दिया था। उस इस्लामिक रिवोल्यूशन ने पूरे ईरान और अमेरिका के जो संबंधों को बिल्कुल बदल करके रख दिया था, एकदम बिल्कुल खराब करके रख दिया था। तो ये अमेरिका की हमेशा मंशा रहती है कि वहाँ पर वो इस्लामिक रिजीम को वो चेंज करे, और इसराइल तो उसको अपने लिए बहुत ही बड़ा खतरा, एक अस्तित्व के खतरे के तौर पर देखता है, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या रिजीम हो। तो अल्टीमेटली मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल को ये मौका मिलेगा, और जाहिर है कि अब ये मौका उन्होंने एक बड़े हमले को करके एक बहुत ही बड़ा ब्लो और बहुत ही बड़ा झटका और क्षति पहुंचाई है, विनाशकारी क्षति पहुंचाई है। तो ऐसे में जो इस्लामिक रिजीम है उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल को इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज दिखी कि वो वहाँ पर रिजीम चेंज कराने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं, तो ऐसा वो अवश्य करेंगे। और अनेक तरीके के वहाँ पे जो रिजीम के खिलाफ जो वहाँ पे फोर्सेस हैं, चाहे लोकतंत्र की मांग करने वाले हों, चाहे वो आजाद महिलाओं की आज़ादी की और मानवाधिकारों की मांग करने वाले हों, राजा जो पहलवी के शाह के समय के शासन की मांग करने वाले हैं, उनको अगर सपोर्ट करने का ये बात आएगी तो ये अवश्य अमेरिका और इजराइल ऐसा करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ईरान के अंदर बड़े परिवर्तन को लाने जा रहा है। और ये लेकिन मैं ऐसा कहने के बाद अवश्य कहूंगा कि ईरान इसको रिस्पॉन्ड जरूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स अब देखना है कैसा आता है। लेकिन अगर उसने कोई और भी बड़ा कदम उठाया तो अमेरिका और इसराइल अब ज्वाइंट तरीके से कोलैबोरेट करते हुए पूरी फर्दर कार्रवाई करेंगे, और क्योंकि ईरान के लिए काफी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है।
तो सर आपको याद होगा जब इस हमले के पहले पहले जुबानी जंग जमकर छिड़ी रही, ट्रंप कहते हैं कि ईरान पूरे तरीके से अनकंडीशनल सरेंडर करे। ईरान कहता है कि हम किसी भी कीमत पर सरेंडर तो करने ही नहीं वाले, बल्कि इसका अंजाम और भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जिस बात का पहले से ही अंदेशा था और हुआ भी अब वही कि 3 न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका ने निशाना बना लिया। देखिए, अनकंडीशनल सरेंडर का तात्पर्य सिर्फ ये था कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो भी आपके गतिविधियां हैं उसको बिल्कुल ही रोक दो और उसको बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाइए। ये अमेरिका की तरफ से स्पष्ट चेतावनी दी गई। और ये अमेरिका, जैसा कि मैंने कहा, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार रही हो या रिपब्लिकन पार्टी की आज सरकार है अमेरिका में, वो सभी ने इस बात को कहा कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करने देंगे। यदि आप प्रेसिडेंट ओबामा के भी जिन्होंने न्यूक्लियर डील ईरान के साथ की थी, उनको भी यदि आप उनके बयानों को भी देखें तो उनका भी ये संकल्प था कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करने दे सकती, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्र जो कि इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की बात करता है, होलोकॉस्ट को डिनाई करता है, और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल वाले पूरे मंसूबे रखता है, ऐसे राष्ट्र के पास यदि न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाते हैं तो इजराइल के बाद छोटा सा राष्ट्र है, उसके लिए तो 1-2 न्यूक्लियर बॉम्ब की काफी है उसको पूरी तरह से ऑब्लिटरेट करने के लिए, वर्ल्ड मैप से मिटाने के लिए। तो ये अमेरिका का ये संकल्प था कि वो ऐसा नहीं करने देंगे। इजराइल तो उसके लिए, अपने लिए, उसको अस्तित्व का संकट, उसके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिसको कहते हैं, वो मानता था। जीवन मृत्यु का जो प्रश्न था इजराइल के लिए। तो ऐसे में ये दोनों राष्ट्र संकल्पबद्ध थे कि वो कभी भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने नहीं दे सकते। जो ईरान की न्यूक्लियर डील थी, उसमें यह अवश्य था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में अवश्य आगे बढ़ाने का उसको राइट था। लेकिन ईरान की ये जो न्यूक्लियर डील थी, वो जाहिर है कि 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप उससे बाहर आ गए थे, क्योंकि उनको ईरान की रिजीम पर भरोसा नहीं था। और एक नई न्यूक्लियर डील को करने का जो दबाव राष्ट्रपति ट्रंप बना रहे थे, उसको ईरान को मानने के लिए वो मजबूर कर रहे थे। अनकंडीशनल सरेंडर से मतलब यही था, आशय यही था कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल रोक दें और ये नई जो न्यूक्लियर डील अमेरिका कह रहा है साइन करने को, उसको आप मान जाए, जो कि ईरान उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में ये जो हमला है वो इमिनेंट था। और ईरान भी लगातार इजराइल पर भी वो हमले कर रहा था, इजराइल के अंदर भी बड़ी कार्रवाइयां कर रहा था, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। और वहीं अन्य जो उसके प्रॉक्सीज है, हूती की तरफ से भी बयान आ रहे थे। अब ये देखना होगा कि ये पूरी सिचुएशन जाहिर है कि मेजर एस्केलेशन है। और इसका जो ये अन्य जो उसके ईरान के जो अन्य टेरर प्रॉक्सीज हैं, वो तो जरूर इसको और भी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। और हूती की तरफ से विशेष रूप से अमेरिका को सतर्कता बरतनी होगी। रेड सी में और गल्फ ऑफ एडन में वो कुछ कार्रवाइयां अमेरिका के बेसिस को टारगेट करते हुए कर सकता है। और ईरान भी अमेरिका की तरफ कोई बड़ी कार्रवाई उसके बेसिस को टारगेट करते हुए कर सकता है। तो अभी देखना होगा कि कैसा ईरानियन रिएक्शन आता है या उसके टेरर प्रॉक्सीज का कैसा रिएक्शन होता है। लेकिन अमेरिका जाहिर है कि बड़ी महाशक्ति है, सुपर पावर है, वो हर एक स्थिति के लिए तैयार है। और यदि किसी ने अमेरिका की अपने असेट्स को टारगेट करने की, जाहिर है कि अगर वो कहीं भी कोई कोशिश हुई तो अमेरिका इसके विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और इस कार्रवाई में जाहिर है कि ईरान को और ईरान के जो टेरर प्रॉक्सीज को और भी भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। सर, अगर हम दोनों देशों की सैन्य शक्ति के बारे में अगर जिक्र करते हैं, क्योंकि जब अंदेशा कल और ज्यादा इसलिए भी हो गया था क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही अपने जो सबसे खतरनाक और आधुनिक है B-2 उसको जैसे ही गुआम बेस पर तैनात किया था, यह अंदेशा और ज्यादा हो गया था कि अब ईरान पर जल्द हमला होने वाला है। तो ये जो B-2 है वो कितना शक्तिशाली है, और इसके अलावा दोनों ही देशों की अगर हम सैन्य शक्ति को अगर हम कंपेयर करें? देखिए, ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के द्वारा ही गिराए जाते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब G7 की बैठक बीच में ही छोड़ करके वापस गए तो उन्होंने इस बात को कहा था कि वो कोई सीज फायर नहीं कराने जा रहे हैं। जैसा कि इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात को स्पेकुलेट करने की कोशिश की कि संभव है कि वो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध को शांत कराने जा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत ही उसको रिस्पॉन्ड किया और कहा कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सीज फायर वगैरह कराने में नहीं जा रहा और मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। तो ये जब से वो G7 की बैठक में गए थे तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि अमेरिका ऐसा कुछ बड़ा कदम उठा सकता है, और जिसको कि ईरान को समझना चाहिए था। उन्होंने बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये कहा कि आपके पास अभी भी स्पेस है
अभी भी समय है कि आप ये न्यूक्लियर डील साइन कर लो और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ मत बढ़ो। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरा उन्होंने अवसर दिया, 60 दिनों का एक समय दिया था, और उसके बाद फिर ईरान यदि घोषणा कर देता तो संभव है कि ये हमला न होता, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने कल एक स्ट्रेटेजिक एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया और एक कहा कि अभी 2 हफ्ते का समय हम और देंगे, लेकिन उन्होंने जाहिर है कि ईरान को किसी तरह से वो ईरान एसेस न कर पाए कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। इसको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करते हुए, डिसेप्शन को मेंटेन करते हुए एक बड़ा हमला कर दिया है, और ये हमला अपेक्षित था और ये एमिनेंट था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों राष्ट्र इस बात के लिए संकल्पबद्ध रहे कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करने देंगे। तो अब ये जाहिर है कि बड़ी बड़ी कार्रवाई है, इसका मेजर एस्केलेशन हो गया है इस युद्ध का। अब देखना है कि ईरान इसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन ईरान जो भी अगर इसमें रिस्पॉन्ड करेगा उसके ऊपर भी ये अनदर जो अमेरिका एक्शन लेगा, और ऐसे में वहाँ की इस्लामिक रिजीम भी खतरे में आ सकती है। और अब पूरी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इसका बड़ा एस्केलेशन हो गया है। बिल्कुल, जो तनाव है वो अब और बढ़ता हुआ फिलहाल सर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।